हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एंड हम डिस्कस कर रहे थे अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने ये भी डिस्कस किया था जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो दो केसेस में हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट केस था विदाउट ग्रोथ और सेकेंड केस था विद ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ के केस में हम लोगों ने कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं वो सीख लिया था एग्जाम्पल के साथ, और आज हमें जो डिस्कस करना था विद ग्रोथ वाला केस डिस्कस करना था। आई नो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं ये चाहूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग प्लीज़ उसे विजिट करिए, समझिए, पहले उस कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी विथ ग्रोथ के साथ। मैं एक एग्जांपल लेकर आई हूँ अपने साथ। इसमें क्या है, ABC लिमिटेड प्लान्स टू इशू 1 लाख न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 per share and the growth rate in dividend is expected to be 5%. फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए इस केस में आप लोगों को दिया हुआ है कि 1 लाख न्यू शेयर्स इशू हुए हैं और 10 रुपये के रेट से इशू हुए हैं, ठीक है, और जो हम डिविडेंड कंपनी पे कर रही है वो 1 रुपये का पे कर रही है पर शेयर, ठीक है। ग्रोथ रेट हमें गिवन है दैट इज 5%। इट मीन्स ये ग्रोथ वाला केस है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब ग्रोथ होती है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला फिट होता है इस पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी हो जाती है D1/P0 प्लस G। हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है, जब ग्रोथ होती है तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा हम D0 दैट इज इनिशियल डिविडेंड, जो हमें डिविडेंड पे कर रही है कंपनी इनिशियली, वो है 1 रुपीज़ का, है ना, मतलब वो हो गया D0 जो अभी इनिशियली पे हो रहा है। बट D1 हमें नहीं पता एक्सपेक्टेड क्या है, 1 साल बाद हमें क्या डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है 5% की, है ना। तो अगर हम 5% ग्रोथ हो रही है तो डिविडेंड हमारा है 1, तो 1 में कितने की ग्रोथ हो रही है 5% की, तो 5% इसका निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 की ग्रोथ हो रही है तो टोटल हमारा जो D1 क्या हो जाएगा, D0 प्लस जो भी हमारी ग्रोथ होकर आया 0.05, ठीक है, मीन्स 1 प्लस 0.05 इक्वल टू 1.05, मतलब जो अब D1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.05, ठीक है। P0 हमें ऑलरेडी पता है, P0 क्या है हमारी केस में 10 रुपये की कॉस्ट है हमारे शेयर की, तो क्या हो जाएगा P0 इनिशियल जो भी वैल्यू है, प्राइस है, वो क्या हो जाएगा 10 रुपीज़, ठीक है। और G हमें ऑलरेडी पता है डैट इज़ 5%, जिसे हम लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। अब हम इस जो भी हमने सारी वैल्यूज निकाली है उसे अपने फॉर्मूला में रख देते हैं। तो KE इक्वल टू 1.05 अपॉन 10 प्लस 0.05। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 0.105 प्लस 0.05, सॉरी, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.155, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि हमें इसे परसेंट में चाहिए, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15.5%। तो यही हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो इस तरह से जो विद ग्रोथ वाला केस होता है उसमें हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी एंड होती है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों केसेस पढ़ लिए, विदाउट ग्रोथ भी और विद ग्रोथ भी। विदाउट ग्रोथ वॉज वेरी इजी, उसमें हमारा फॉर्मूला था D1/
P0, जहाँ पर हम एक्सपेक्टेड डिविडेंड को लेते हैं और अपने प्राइस को लेते हैं, और ग्रोथ वाले केस में हम लोग बस अपनी ग्रोथ को भी ऐड कर देते हैं अपने जो भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन P0 होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमने निकाल लिया है। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब पहले तो ये बताइए रिटेन अर्निंग क्या होती है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज रिटेन विद इन द कंपनी फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, है ना, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनी अपने पास बचा के रखती है, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। अब क्या होता है, क्या रिटेन अर्निंग कौन रखता है कंपनी के पास, किसकी कैपिटल होती है रिटेन अर्निंग? क्या ये डिबेंचर्स क्रेडिटर्स की होती है, क्या ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की होती है, या फिर ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होती है? तो अगर हम बात करते हैं अपने क्रेडिटर्स की और या फिर हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो उन लोगों को फिक्स कैपिटल मिलती है, फिक्स कॉस्ट होती है उनकी, है ना, और फिक्स कॉस्ट होती है और वो उन्हें मिल जाती है। वो अपनी कैपिटल को छोड़ते नहीं है, वो अपनी कॉस्ट को नहीं छोड़ते हैं, वो पूरा लेते हैं। ठीक है, बस जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या करते हैं, हम कम और ज़्यादा प्रॉफिट के उस लालच में, या उन्हें लगता है कि और इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो उस केस में वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं कंपनी के साथ कुछ अमाउंट ऑफ मनी सो दैट दे कैन मेक प्रॉफिट ऑन इट। ठीक है, तो जो रिटेन अर्निंग करते हैं वो केवल कौन करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। आज हम निकालना सीखेंगे कि हम रिटेन अर्निंग पर कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब देखिए रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो जनरली जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं की कैपिटल है और उसी की कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब जनरली जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग should be equal to cost of equity। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं की कैपिटल होती है रिटेन अर्निंग, है ना, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बट अब देखिए जो रिटेन अर्निंग हम रखते हैं उस पर ना ही हमारा टैक्स लगता है, क्योंकि जो डिविडेंड होता है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो उस पर टैक्स पे करते हैं। बट जो रिटेन अर्निंग कंपनी रखती है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता, तो वो कॉस्ट तो बच गई शेयर होल्डर की। प्लस अब मान लीजिए जो इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको कुछ डिविडेंड मिला और वो उस डिविडेंड को किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या देंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रोकरेज कॉस्ट पे करेंगे। तो इस केस में वो ब्रोकरेज कॉस्ट भी पे नहीं करते हैं, बीच में जो भी हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है वो नहीं पे करते, तो वो कॉस्ट भी बच जाती है। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है इक्वल होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ टैक्स होती है और कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज होती है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू KE 1 minus T and 1 minus B, where T is tax rate and B is brokerage rate। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE is 18%, the average income tax rate of shareholder is 30% and brokerage cost of 2% is expected to be incurred while investing their dividend in alternative securities। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक फर्म है जिसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है, जो उसका इनकम टैक्स रेट है वो है 30%, और अगर इन्वेस्टर अपने डिविडेंड को, अपनी जो भी मनी है उसको कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो उसकी ब्रोकरेज कॉस्ट 2% आ सकती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है वो किसके इक्वल होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 minus T दैट इज टैक्स रेट एंड 1 minus B, B यहाँ पर क्या है, ब्रोकरेज रेट। तो KE हमें पता है दैट इज 18%, तो इसे हम 18 ही ले लेते हैं, अभी इंटू 100 जब करते हैं तो 18 ही हो जाएगा। 1 minus T, T क्या है हमारा 30, तो इसे हम 0.30 ले लेते हैं, एंड 1 minus B, B क्या है 2%, तो 0.02।
तो ये हो गया हमारे पास 18 इंटू 0.70 इंटू 0.98. When we multiply it, we find 12.34%. तो इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है. हमने चारों जो हमारी कॉस्ट थी उन्हें कैलकुलेट करना सीखा इस चैप्टर में. कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. अगर फिर भी क्लास आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को क्लियर होगा ये कंसेप्ट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन उसी से मिलेगा. ओके, थैंक यू.